अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम चीज जिसको मोस्टली क्रिप्टो इन्वेस्टर इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस भी होता है, वो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हमारा मौजू है। मैं बात कर रहा हूँ टोकनोमिक्स की। टोकनोमिक्स सबसे अहम इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप किसी क्रिप्टो या किसी उसके टोकन में या किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी टोकनोमिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बगैर टोकनोमिक्स की अंडरस्टैंडिंग से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट देने की बजाय आपको लॉस दे सकती है। आज इस वीडियो में टोकनोमिक्स क्या है, किस तरीके से आप टोकनोमिक्स स्टडी कर सकते हैं, इसकी अहमियत क्या है और किन को ये सूट करती है, इन सारे सवालों के जवाब और साथ कुछ बोनस टिप्स वगैरह भी होंगी, वो भी शेयर करूंगा। सबसे पहले टोकनोमिक्स क्या है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। टोकनोमिक्स एक्चुअली किसी भी टोकन की सप्लाई, यानी उसके जितने टोकन है उसकी सप्लाई, और उसकी इकोनॉमिक्स यानी उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की जो बिजनेस फिलॉसफी है। क्या वो कोई एनएफटी प्रोजेक्ट है, क्या वो कोई गेमिंग प्रोजेक्ट है, या कोई डीफाई प्रोजेक्ट है। अगर गेमिंग है तो उनके टोकन की सप्लाई कैसे आएगी, अगर सप्लाई आएगी तो वो रेवेन्यू कहां से जनरेट करेगी, अगर वो चेन है तो उसके इकोसिस्टम में कितने टोकन्स लॉन्च होना चाहते हैं, उनकी पार्टनरशिप क्या है। ये सारे सवालों के जवाब टोकनोमिक्स के अंडर आते हैं। और जब तक आप उसकी टोकन सप्लाई को, जब तक उसकी जो इकोनॉमी है, जो उसका जो बिजनेस मॉडल है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपको प्रॉफिट जो है वो गारंटी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म बता देता हूं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी भी टोकन की, उसकी ये जो सारी चीजें जो मैं आपको कह रहा था, उसके टोकन्स, उसकी सप्लाई और उसकी बिजनेस इकोनॉमी को स्टडी कर सकते हैं। मेजर जो प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑलमोस्ट हर क्रिप्टो कॉइन और टोकन अपनी लाजमी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो है कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको। ये वो वेबसाइट है जहां ऑलमोस्ट आपको हर क्रिप्टो कॉइन और टोकन जो है, जो अच्छा टोकन है, उसकी आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिल सकती है। दूसरा, अगर कुछ ऐसे टोकन्स, ऐसे कॉइन जो कि जिन पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी डिटेल यहां पे मौजूद नहीं है, तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो कोई टोकन है या कॉइन है। अगर कोई कॉइन होगी यानी कोई चेन होगी, तो उसकी अपनी एक्सप्लोरर होगी। जैसे इथीरियम है तो इथीरियम का अपना एक्सप्लोरर है ईथ स्कैन। आप गूगल पे लिख सकते हैं, मतलब इथीरियम या उसके टोकन की अगर आपने टोकनोमिक्स स्टडी करनी है तो आप गूगल पे लिखें ईथ स्कैनर। अगर बाइनांस के कॉइन या उनके टोकन्स, किसी टोकन की आपने टोकनोमिक्स स्टडी करनी है, तो आप बाइनांस एक्सप्लोरर या बाइनांस ब्लॉक एक्सप्लोरर, इसी तरह हर चेन, सोलाना का अपनी एक्सप्लोरर होगा, हर चेन का अपना अपना एक्सप्लोरर होगा। तो जब आप किसी चेन के एक्सप्लोरर पे जाते हैं तो वहां आप उसके चेन के अपने टोकन की भी टोकनोमिक्स स्टडी कर सकते हैं और उनके टोकन्स की भी सारी, मतलब टोकन्स में क्या चीज है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बाद में जाके करते हैं, लेकिन बेसिक ये। अच्छा, तीसरा प्लेटफॉर्म, अगर आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म से आपको टोकन से मुतल्लिक या उनकी इकोनॉमी, बिजनेस फिलॉसफी से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन ना मिले, तो तीसरी एक चीज है जहां आपको लाजमी मिलेगी, वो उस टोकन, वो उस चेन का अपना व्हाइट पेपर या लाइट पेपर, वो उनकी अपनी वेबसाइट पे लाजमी लिस्टेड होता है। वहां पे उन्होंने सारी डिटेल, ऑलमोस्ट जितनी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है टोकनोमिक्स स्टडी करने के लिए, आपको वहां लाजमी मिलेगी। ये प्लेटफॉर्म क्विक एक्सेस के लिए। अगर आपको इन दोनों जगहों पे कोई चीज नहीं मिलती है, तो फिर आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपने व्हाइट पेपर वगैरह स्टडी करना है। वहां से आप अपने जो टोकनोमिक्स से मुतल्लिक आपके जहन में सवालात हैं, सारे जवाब आपने उस व्हाइट पेपर में ढूंढने की कोशिश करनी है। अच्छा, ये तो हो गए प्लेटफॉर्म के कहां आप स्टडी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैं थोड़ा सा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, टोकन सप्लाई, दो चीजें, एक तो टोकन सप्लाई और दूसरा मैंने कहा इकोनॉमी। टोकन सप्लाई में आपको क्या चीजें देखने की जरूरत है, तीन मेजर चीजें। जिस कॉइन, जिस टोकन में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या वो टोकन इन्फ्लेशनरी है, क्या उस टोकन की कोई मैक्सिमम कैप है, या क्या वो टोकन डिफ्लेशनरी है। ये तीन चीजों से मुतल्लिक आपने अपने आप को आगाह करना है उस कॉइन, उस टोकन के लिए जहां आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग है। अगर कोई ऐसा टोकन जो कि इन्फ्लेशनरी है, तो उसको रेड फ्लैग आपने समझना, ये पहला रेड फ्लैग है इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी यहां इन्वेस्टमेंट रिस्की भी हो सकती है। ऐसा नहीं है जो इन्फ्लेशनरी टोकन है सारे ही रेड फ्लैग होते हैं, कई ऐसे पॉपुलर ब्लू चिप प्रोजेक्ट हैं जो इन्फ्लेशनरी रहे हैं। आगे इन्फ्लेशनरी, डिफ्लेशनरी, वो भी मैं आपको बताता हूं। दूसरा, ग्रीन चेक जो है, ऐसे वो टोकन जिनकी कोई टोकन की फिक्स कैप होती है कि भाई ये टोकन मैक्सिमम इतने
आ सकते हैं मार्केट सर्कुलेशन में। फिक्स कैप ये एक ग्रीन चेक है। अब तीसरी कैटेगरी टोकन्स की है जो है डिफ्लेशनरी। ये सबसे हाईएस्ट फेवरेट आपका टोकन होना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले जहां भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी टोकन में या कॉइन में, ये तीन चीजें उसकी स्टडी करनी है कि भाई उनके जो टोकन है क्या वो इन्फ्लेशनरी है, क्या वो डिफ्लेशनरी है, या वो मैक्सिमम कैप वाली है। अगर इन्फ्लेशनरी है तो रेड चेक, अगर वो मैक्सिमम कैप है लेकिन इन्फ्लेशनरी है लेकिन मैक्सिमम कैप है तो उसको आपने एक ग्रीन, मतलब इन्फ्लेशनरी से बेहतर है। अगर वो डिफ्लेशनरी है, दूसरे लफ्जों में वो साउंड मनी है, तो उसके ऊपर सारे चेक मार्क लगा के बाकी जो चीजें स्टडी करें। अगर बाकी चीजों में भी ग्रीन चेक मार्क लगता है तो गो फॉर इट, फिर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, इफ इन्फ्लेशनरी क्या है? इन्फ्लेशनरी से मुराद के जितना उस टोकन की डिमांड है, क्या उसकी सप्लाई जो है उससे ज्यादा है या कम है। मिसाल के तौर पे पीछे $1 बिलियन है और डिमांड बढ़ नहीं रही उसकी, मतलब टोकन्स की डिमांड, जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्चुअली टोकन्स ही बाय करते हैं ना। अब वो जिस टोकन, जिस चेन के कॉइन आप बाय करते हैं, कोई ना कोई किसी काम के लिए तो करते होंगे ना। तो अगर वो कॉइन, वो टोकन अपनी डिमांड बढ़ाता रहे और साथ साथ सप्लाई भी बढ़ते रहे तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर सप्लाई टोकन की बढ़ती रहे और डिमांड वहीं पे रहे या वहां से कम हो तो क्या होगा? उस टोकन की सप्लाई, उस टोकन की प्राइस जो है वो डंप करेगी। तो इन्फ्लेशनरी टोकन ऐसे टोकन जिनकी सप्लाई ओवर द, मिसाल के तौर पे एक एनएफटी प्रोजेक्ट है बोर्ड एप याट क्लब एनएफटी, उनके एक एक एनएफटी की प्राइस तकरीबन 100 इथीरियम से ज्यादा एक एनएफटी है, 100 इथीरियम उसकी प्राइस है। उसकी टोटल सप्लाई कितनी है? 10,000। जो वो एप हैं, जो वो मंकी हैं, बंदर हैं, उनकी 10,000 सप्लाई है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, वो जो क्लब है जिनके वो 10,000 एनएफटीज हैं, अगर वो सप्लाई डबल कर दे, वो 10,000 की बजाय वो 20,000 हो जाए, फिर क्या होगा? वो जो पीछे कैपिटल है वो तो उतने का उतना ही है, तो फिर वो जो पीछे 100 इथीरियम है उसकी प्राइस डंप हो जाएगी। सेम यही फिनोमेना किसी भी क्रिप्टो कॉइन, किसी भी क्रिप्टो टोकन, इन्फ्लेशनरी की आसान दूसरी सादा मिसाल हमारे रवायती बैंकिंग सेक्टर, जो फियाट करेंसी का सारा मॉडल है, ये हमारी जो हुकूमतें हैं क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक जब दिल करता है वो पैसा छाप लेता है। तो जब वो पैसा छापता है तो इन्फ्लेशन होती है। सेम यही चीज अगर आपको क्रिप्टो कॉइन, क्रिप्टो टोकन में नजर आए, आपको लगे कि यार इसके टोकन तो बढ़ते जा रहे हैं, इसका कोई रेवेन्यू नजर नहीं आ रहा, तो फिर वहां आपने रेड चेक कर लेना। इन्फ्लेशनरी मतलब टोकन की सप्लाई बढ़ती जा रही है और वो अपनी डिमांड नहीं बढ़ा रहे, वो अपना रेवेन्यू नहीं बढ़ा रहे, वो अपनी इनकम नहीं बढ़ा रहे, तो ये चीजें आपने। और डिफ्लेशनरी ऑब्वियसली, डिफ्लेशनरी बाद में, लेकिन इन्फ्लेशनरी टोकन की मिसाल डोज कॉइन सबसे बड़ी मिसाल। डोज कॉइन एक इन्फ्लेशनरी टोकन है। वो जब तक दुनिया चल रही है, जब तक वो यूज में आ रहा है, उसकी सप्लाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब तो उसकी सप्लाई को, अगर उसकी प्राइस को पंप करना है तो जिस हिसाब से सप्लाई बढ़ रही है उस हिसाब से उसकी डिमांड भी बढ़ती रहनी चाहिए। ये नहीं कि मार्केट बैरिश है, सप्लाई तो उसकी बढ़ रही है, बेशक कुछ हो ना हो, सप्लाई बढ़ने के साथ साथ अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्राइस पंप होगी। अगर सप्लाई बढ़ती रहे, डिमांड बढ़ती रहे तो कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम कैप यानी ऐसे टोकन जिनकी फिक्स टोटल सप्लाई, भाई ये टोकन है इसकी हमारी फिक्स सप्लाई, मिसाल के तौर पे बिटकॉइन है, बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन होनी है, 19 मिलियन तो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, 19 मिलियन की तो ऑलरेडी ट्रेडिंग हो रही है, बाकी कितने रह गए? सिर्फ 2 मिलियन। वो 2 मिलियन टोकन भी 100 साल लगेंगे मार्केट में आते हुए। ठीक है, तो ये फिक्स कैप। इसी तरह मार्केट में बाइनांस भी एक फिक्स कैप है। ये आपको आगे जिस प्लेटफॉर्म में आप जाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गैको, या यहाँ जो एक्सप्लोरर है वहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद डिफ्लेशनरी। डिफ्लेशनरी टोकन किसको बोलते हैं? यानी ऐसे टोकन जिनकी टोकन्स की सप्लाई जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, उनमें इजाफा होने की बजाय उनमें कमी हो रही है। उसमें होता क्या है कि जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट के ऑनर होते हैं, वो अपना बिजनेस मॉडल इस तरह का सेटअप करते हैं कि उससे इनकम जनरेट करते हैं। उस इनकम के जितने पैसे वो इकट्ठे करते हैं उसका कुछ हिस्सा वो मार्केट से अपने टोकन, अपने कॉइन खरीदते हैं और उसको बर्न कर देते हैं। बर्न से मुराद एक ऐसे एड्रेस पे फेंक देते हैं जो लॉक्ड एड्रेस होता है, जिसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब उस एड्रेस में भेजे गए कॉइन्स और टोकन
दोबारा मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, उसको बर्निंग बोलते हैं। तो ऐसे टोकन जिनकी इनकम बढ़ती जा रही है और टोकन जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो सप्लाई बढ़ने की बजाय बल्कि बर्न हो रही है, कम हो रही है, तो ये टोकन नेचुरली ओवर द टाइम इनकी इनकी प्राइसेस पंप होने का ज्यादा इम्कानात है। ऐसे कौन से टोकन है? मिसाल के तौर पे इथेरियम। इथेरियम पहले इन्फ्लेशनरी टोकन था। इथेरियम की कोई फिक्स कैप नहीं है, कोई मैक्सिमम कैप नहीं है। जब तक इथेरियम चलता जाएगा, इथेरियम ने उसके माइनर्स ने इथेरियम माइन करते जाना था। लेकिन अब चूंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक में चला गया, प्रूफ ऑफ स्टेक में जाने की वजह से उसकी इन्फ्लेशन जो टोकन की सप्लाई है मार्केट में आने की, एक तो वो कम हो गई है, और दूसरा इनके प्रोटोकॉल में एक 1559 अपग्रेड हुआ था पिछले साल अगस्त में, जिसमें हर जो इथेरियम की ऑन चेन एक्टिविटी पे गैस फीस इथेरियम अर्न करता था, उस गैस फीस का कुछ परसेंटेज वो इथेरियम बर्न कर देता था। इसी तरह बाइनांस है। बाइनांस क्या करता है? जितनी ट्रेडिंग वगैरह होती है उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर या इथेरियम की बाइनांस की ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी एक्टिविटीज होती हैं उनसे जितनी इनकम होती है वो मार्केट से अपना बीएनबी उठाते हैं और बर्न कर देते हैं। इसी तरह गेमिंग प्रोजेक्ट में मुझे मोबॉक्स का याद है, मोबॉक्स भी इसी तरह करता है। जितनी उनकी गेम में इनकम होती है उसके इनकम का कुछ परसेंटेज वो मार्केट से एम बॉक्स उठाते हैं और उसको बर्न कर देते हैं। तो इस तरह के टोकन जो डिफ्लेशनरी होते हैं वो लाइकली उनकी प्राइसेस आने वाले वक्तों में ओवर द टाइम उनकी प्राइसेस अप्रिशिएट होगी। तो ये टोकन सप्लाई का फिनोमेना है, ये आपने लाजमी ज़हन में रखना है। अगली बात है डिमांड। सिर्फ सप्लाई पे फोकस नहीं करना। एक टोकन बेशक डिफ्लेशनरी है लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं है, तो उसकी प्राइस कैसे पंप करेगी? आपने टोकन सप्लाई को डिमांड के साथ चेक करना है। अब डिमांड क्या क्या, टोकन की डिमांड कैसे बढ़ती है? टोकन की नंबर वन यूटिलिटी, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई चेन है, उस चेन पे फॉर एग्जांपल इथेरियम है, तो इथेरियम जो है अपनी ब्लॉक स्पेस रेंट आउट करता है। उसकी चेन है, कोई भी बंदा चाहे उनकी चेन के ऊपर अपना एक टोकन लॉन्च कर सकता है। वो कोई गेमिंग टोकन हो सकता है, वो एनएफटी हो सकता है, वो डीफाई टोकन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोजेक्ट है वो अपना ऊपर लॉन्च करता है। जब भी वो कोई ऑन चेन एक्टिविटी करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन इथेरियम की ब्लॉकचेन में सेव करेगा, तो वो इथेरियम को गैस फीस पे करेगा। तो यूटिलिटी एक तो गैस फीस की सूरत में हो सकती है अगर कोई चेन है, अगर चेन के ऊपर कोई टोकन है तो उसकी यूटिलिटी अलग होगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई गेमिंग प्रोजेक्ट है, ऑक्सी इन्फिनिटी है, ऑक्सी इन्फिनिटी कहती है जी कि आप हमारे एनएफटी बाय करें, आप हमारे एनएफटी बाय करेंगे तो आप गेम प्ले करेंगे, जब आप गेम प्ले करेंगे अगर विन करेंगे तो हम आपको एक अलग टोकन देंगे। तो इस तरह उनके एनएफटी की यूटिलिटी हुई। फिर उसके बाद जब वो गेम प्ले करेंगे तो वो जो टोकन आएगा उसकी भी यूटिलिटी होगी। तो डिमांड का ताल्लुक बराह रास्त जो टोकन है उसका यूज केस क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, ये भी आपने स्टडी करना है। अच्छा, ये जो गेमिंग टोकन्स है इनका थोड़ा सा थीम थोड़ा मुख्तलिफ। गेमिंग टोकन के ज्यादातर जो गेम विन करने के रिवॉर्ड में जो टोकन मिलते हैं, ये जितने गेमिंग टोकन्स हैं ये सारे का ताल्लुक जो है डिमांड के साथ बराह रास्त है। मतलब ऑक्सी इन्फिनिटी एक वक्त था बिलियंस ऑफ डॉलर का सरमाया उसने मार्केट से इकट्ठा किया और आजकल वो 99% क्रैश की है। वजह क्या? क्योंकि डिमांड जैसे ही कम हुई है, सप्लाई तो उसकी वैसी वैसी ही है। मतलब सप्लाई उसी हिसाब से जा रही है, बावजूद इसके कि यूजर बेस उसका कम हो गया है, सप्लाई उस तेजी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई बहरहाल ज्यादा बढ़ रही है बनिस्बत उसके डिमांड उस हिसाब से गिरी। यानी इधर से डिमांड भी गिर रही है ऑक्सी इन्फिनिटी की, उधर से सप्लाई भी उसकी जो है वो बढ़ रही है। सेम इसी तरह गेमिंग जितने गेमिंग प्रोजेक्ट है उसका फिनोमेना यही है, उनकी टोकनोमिक्स यही है। जब तक गेमिंग प्रोजेक्ट सप्लाई तो उनकी बढ़नी बनी है, ऐसे टोकन्स जो इन्फ्लेशनरी होते हैं उनकी सप्लाई जितनी यूजर एक्टिविटी उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन। सिर्फ एक चीज उनके टोकन उनके इन्वेस्टर को फायदा दे सकती है, अगर वो डिमांड भी बढ़ाते रहें, ज्यादा से ज्यादा वो मार्केट हाइप क्रिएट करे, ज्यादा से ज्यादा यूजर बेस। अगर वो डिमांड नहीं बढ़ाते हैं तो जिस हिसाब से ये इन्फ्लेशनरी गेमिंग टोकन होते हैं उस हिसाब से प्राइसेस डंप करती हैं। तो गेमिंग टोकन क्विक अर्निंग वाली स्कीम है। आप अर्ली टाइमिंग में एंट्री डालें और उसके बाद इंतजार करें कि ये जो गेमिंग डेवलपर्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट ओनर हैं, ये खुद गेम को प्रमोट करें। आपने अर्ली टाइमिंग में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे ही आपको 4-5 गुना 10 गुना आपकी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट नजर आए, फौरन आउट हो जाए। क्योंकि गेमिंग प्रोजेक्ट के अभी तक जितने बिजनेस मॉडल हैं सारे तबाह होना है। जैसे ही उनकी डिमांड, जैसे ही मार्केट बैरिश होती है, जैसे ही मार्केट से पैसा निकलता है,
गेमिंग प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा सफर करते हैं, वो सबसे ज्यादा क्रैश करते हैं, ठीक है। तो एक तो डिमांड के ऊपर आपने वॉच करनी है कि साथ उसको मैच करना है कि क्या इन्फ्लेशनरी है, डिफ्लेशनरी है या मैक्सिमम कैप है, और साथ उसकी डिमांड क्या है ये भी आपने देखा। दूसरा, टोकन्स की पार्टनरशिप, ये जो टोकन्स कॉइन जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी टीम कौन सी है, उसकी क्या मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, लोग उनकी टीम के बारे में क्या कहते हैं, फिर उस टीम की, उस टोकन, उस कॉइन की किस किस बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप हो रही है, क्योंकि उस पार्टनरशिप के साथ भी उस टोकन की सप्लाई बढ़ती है। क्या वो बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट जो करते हैं, हालांकि वेंचर कैपिटलिस्ट कहने को मार्केट में सबसे बड़े सेलर होते हैं क्योंकि वो सस्ते में टोकन खरीदते हैं, जैसे प्रोजेक्ट डेवलप होता है प्राइस उनको 50 गुना 100 गुना पंप करती नजर आती है, वो मार्केट में सेल हो जाते हैं, आप जैसे रिटेलर वहां फंस जाते हैं। ये बात सही है, लेकिन ये पार्टनरशिप भी तय करती है कि ये स्मार्ट मनी जिस जगह जा रही है, इसका मतलब यह है कि अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये स्मार्ट मनी के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब स्मार्ट मनी कैश आउट करवा रही होगी उस वक्त आप भी कैश आउट करवा सकते हैं। तो पार्टनरशिप के ऊपर भी आपने लाजमी नजर रखनी है जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर एक और चीज डिमांड के हवाले से कि ये जो टोकन कॉइन जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो जो प्रॉफिट दे रहे हैं स्टेकिंग की सूरत में कि भाई आप हमारे टोकन, हमारे कॉइन लेके स्टेक करें, हम आपको प्रॉफिट देंगे, इतने परसेंट एपीआर देंगे, तो ये जो एपीआर ऑफर करवा रहे हैं क्या ये रियल यील्ड है, यानी जितना वो अर्न करते हैं उतना ही पे करते हैं, या अर्निंग कम है और लोगों को स्टेकिंग में टोकन ज्यादा से ज्यादा ऑफर करवा रहे हैं। ये चीजें भी आपने स्टडी करनी है। रियल यील्ड के हवाले से ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, आप यूट्यूब पे लिखें इल्मे आलम रियल यील्ड, आप उसको लाजमी देखिएगा। तीसरी अहम चीज इस हवाले से वो है एलोकेशन, इसको आपने नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलोकेशन आप कहां से देख सकते हैं, मतलब वो जो टोकन है, एक तो व्हाइट पेपर पे जाके आप किसी भी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा, आप वेबसाइट पे जाएं, उनके व्हाइट पेपर पे देखें उनके जो टोकन्स हैं उनकी एलोकेशन उन्होंने क्या किया, यानी टीम के पास कितने टोकन है, अर्ली इन्वेस्टर के पास कितने टोकन है, मार्केटिंग के लिए कितने टोकन है, और पब्लिक के लिए कितने टोकन दिए। जो टोकन जितना ज्यादा पब्लिक के लिए अवेलेबल है, जिसकी टोकन की एलोकेशन टीम में या इनसाइडर्स में, वेंचर कैपिटलिस्ट में ज्यादा से ज्यादा होगी, वो उतना रिस्की होगा। जो जितना पब्लिकली अवेलेबल, मैं आगे जाके आपको दिखाता भी हूं। इसको दूसरा तरीका कौन सा है देखने का, अगर आप कॉइन मार्केट कैप में जाएंगे तो यहां पे दो, किसी भी आप कॉइन को खोल लें, फॉर एग्जांपल बीटीसी को आप खोल लेते हैं, बीटीसी पे आपको दो किस्म के कैप नजर आते हैं, एक है मार्केट कैप, दूसरा है फुली डिल्यूटेड कैप। मार्केट कैप क्या होता है, जितने टोकन होते हैं उस कॉइन के, उसको अगर आप उसके टोकन की प्राइस के साथ जरब दें, मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आता है वो उस टोकन का मार्केट कैप होता है। जबकि डिल्यूटेड कैप जो उस टोकन की टोटल सप्लाई यानी मैक्सिमम सप्लाई होती है, बीटीसी की कितनी है, 21 मिलियन, आपने 21 मिलियन को उस टोकन की प्राइस के साथ, यानी बीटीसी की प्राइस के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जरब देंगे, तो जो आंसर आएगा वो फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप होगा। अब इसका मतलब क्या है, इससे आपको पता कैसे चलेगा कि यार ये इसके अंदर इनसाइडर का पैसा ज्यादा है। अब बिटकॉइन मार्केट से थोड़ा हटके टोकन है, बावजूद इसके कि इसका फुली डिल्यूटेड कैप उसके मार्केट कैप से ज्यादा है। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गया, ये आपने ज़हन में रखना है, जब भी किसी टोकन का आपने टोकनोमिक स्टडी कर रहे होना है तो उसके मार्केट कैप और डिल्यूटेड कैप को आपने वॉच करना है। जितना मार्केट कैप और डिल्यूटेड कैप की प्राइस सेम होगी, उतना उसके लिए ग्रीन चेक आपने लगा देना। जितना डिल्यूटेड कैप और मार्केट कैप में गैप बढ़ता जाएगा, यानी डिल्यूटेड कैप हमेशा ज्यादा होता है, यहां बराबर होता है, यहां ज्यादा होता है, डिल्यूटेड कैप कभी भी मार्केट कैप से नीचे नहीं होता। तो डिल्यूटेड कैप जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना वो टोकन रिस्की होता जाएगा। आप सोच रहे होंगे वो क्यों, क्योंकि जो मार्केट कैप होता है वो तो टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है, यानी ऐसी सप्लाई जिसमें यूजर जो है वो बाय सेल करते हैं, जिसकी ट्रेडिंग होती है। जबकि डिल्यूटेड कैप ऐसे टोकन की सप्लाई होती है जो लॉक्ड होते हैं, यानी टीम के टोकन्स भी जो कि लॉक होते हैं, अर्ली इन्वेस्टर के टोकन भी, इनसाइडर के टोकन भी, वो टोकन अभी लॉक टोकन होते हैं। और वो टोकन जब कभी भी अनलॉक होने हैं तो आप लोगों का सरमाया जो आपने सर्कुलेटिंग टोकन्स के ऊपर किया होगा, और आपको पता भी नहीं होगा, जैसे ही वो जो अर्ली इन्वेस्टर हैं उनके टोकन अनलॉक होंगे, आपको टोकन जो है वो, क्योंकि उनके पास तो कैपेसिटी, जैसे ये बीटीसी है, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई तो 19 मिलियन है। अब 2 मिलियन टोकन जैसे ही फॉर एग्जांपल हम अनलॉक कर देते हैं, टोटल सप्लाई तो इसकी 21 मिलियन होनी है, तो 21 मिलियन और 19 मिलियन ऑलरेडी सर्कुलेशन में। अब ये जो 2 मिलियन ऊपर वाला है,
ये अनलॉक होना है खुद नेचुरली। बीटीसी का तो दूसरे कॉइन्स की तरह सिस्टम नहीं है, बीटीसी में तो कोई बंदा भी अनलॉक नहीं कर सकता। बीटीसी का दूसरे टोकन की तरह हिसाब नहीं है कि टीम ने इतने टोकन, बीटीसी की कोई टीम नहीं है, बीटीसी का कोई इनसाइडर ट्रेडर नहीं है, कोई बिग वेल नहीं है। बिग वेल्स हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जिन्होंने दूसरे टोकन्स की तरह जो सीड इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो बीटीसी के जो लॉक टोकन है वो अनलॉक कैसे होंगे? माइनिंग के जरिए। तो जब भी आपने टोकन कोई ऐसा देखना है, पहले चेक करना है कि उसके जो लॉक टोकन है वो किसके पास है, क्या वो सिस्टम के पास है या के अर्ली इन्वेस्टर के पास है या वो टीम के पास है। तो ये चीजें आपने देखनी है, और जितना ज्यादा डिल्यूटेड और मार्केट कैप में फर्क होगा उतना ज्यादा वो टोकन रिस्की होगा। अच्छा, लास्ट में ये एक मैं चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उनकी सूरत हाल आपको दिखाना चाहता हूं। इथेरियम इस वक्त जो ये जो ब्लू आपको कलर नजर आ रहा है, ये वो सारे टोकन है जो पब्लिकली इथेरियम ने सेल किए हैं। बाकी टीम के पास, इथेरियम की टीम के पास सिर्फ 5%, जबकि 15% इंसाइडर के पास। यूं लगा लें कि 20% इथेरियम इंसाइडर के पास है, बाकी 80% पब्लिक के पास है। इसी तरह बाइनांस का 50% जो टोकन है, बाइनांस का BNB, वो इंसाइडर के पास है, बाकी 50% पब्लिकली। जो टोकन जितना ज्यादा पब्लिकली अवेलेबल होता है, जैसे कि इथेरियम है, जैसे कार्डानो है, जैसे टेजोस है, जैसे EOS है, ये टोकन उतने ज्यादा ग्रीन चेक इनको लगाते जाए। जो टोकन जितने ज्यादा इंसाइडर के पास होते हैं, टीम के पास होते हैं, उनके डंप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, उनको आप रेड चेक लगाते जाए। तो ये 4-5 चीजें थी जो मैं चाहता था कि आपको टोकनॉमिक्स के हवाले से, जब भी आपने किसी टोकन में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये चंद सवालात हैं आपने अपने आप से पूछने हैं। इनकी तसल्ली हो जाए तो फिर आपने उस कॉइन और टोकन में इन्वेस्टमेंट करनी है।